जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। आज से 23 साल पहले पाकिस्तान की वादा खिलाफी ने हमें कारगिल की पहाड़ियों पर एक खूनी जंग लड़ने को मजबूर किया। दुश्मन पहाड़ों पर संगत बनाकर छिप गया, जमीन से वो नजर नहीं आता था और आसमान से उस पर निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने चुनौती का सामना किया और विजयी हुए। तमाम लड़ाइयों की तरह इस लड़ाई में भी हमें ढेर सारे अच्छे और बुरे अनुभव हुए, वो अनुभव जिन्होंने हमारी आज की सेनाओं को गढ़ा है। ऐसे एक सबक का नतीजा है भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड। प्रचंड आज वायुसेना में शामिल हो गया। 29 सितंबर को ही थल सेना में भी शामिल हो गया था, लेकिन तब हमें इसका नया नाम मालूम नहीं था। तो आज दिन की बड़ी खबर में हम आपको कारगिल के उसी सबक के बारे में बताएंगे जिसने प्रचंड के विकास की नींव रखी। साथ में ये भी बताएंगे कि प्रचंड हमारी सेनाओं के हाथ कैसे मजबूत करेगा। ये सब होगा दिन की बड़ी खबर में। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि देश में ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर बना लिया गया है। मतलब अब भारत को रूस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। अब तक हम इस हेलीकॉप्टर को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH के नाम से जानते थे। आज जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे वायुसेना में शामिल किया गया, तब नए नाम प्रचंड का ऐलान हुआ। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सुनिए रक्षा मंत्री ने इस मौके पर क्या कहा। साथियों, मुझे बताया गया है कि LCH का डिजाइन और डेवलपमेंट मॉडर्न बैटलफील्ड की जरूरतों के अनुरूप किया गया है। अपने डेवलपमेंटल स्टेजेज में अनेक प्रकार की टेस्टिंग में इसने तमाम चुनौतियों से निपटने में अपनी योग्यता दिखाई है। LCH दुश्मनों को चकमा देते हुए विभिन्न प्रकार के एमिनिशन को कैरी करने और शीघ्रता से यथास्थान पहुंचने में सक्षम है। यह वर्सटाइल हेलीकॉप्टर विभिन्न टेरेन में हमारी आर्म फोर्सेज की जरूरतों पर पूरी तरह यह खरा उतरता है। ऐसे में LCH हमारी आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। कार्यक्रम के दौरान वो सब हुआ जो एक नए एयरक्राफ्ट के फौज में शामिल होने के वक्त किया जाता है। प्रचंड को वाटर सैल्यूट दिया गया, एक फ्लाई पास्ट हुई। वायुसेना में शामिल हुए पहले 2 प्रचंड मिले हैं जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात 143 हेलीकॉप्टर यूनिट को। इस यूनिट का निकनेम है धनुष। कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री ने प्रचंड में उड़ान भी भरी और इस उड़ान के पायलट थे 143 हेलीकॉप्टर यूनिट के CEO ग्रुप कैप्टन दीपक बिश्नोई। LCH प्रोग्राम का सफल होना कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम उस सबक को जाने जो हमें कारगिल की लड़ाई के दौरान मिला। कारगिल की लड़ाई का जब जब जिक्र होता है, हमारे दिमाग में खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ाई करते सैनिक और दनादन गोले दागती बोफोर्स गन आती है। लेकिन कारगिल की लड़ाई में भारतीय वायुसेना का भी बहुत बड़ा योगदान था। ऑपरेशन विजय का जिक्र आप लोगों ने खूब सुना होगा, लेकिन एक और नाम है जिसकी चर्चा कुछ कम होती है और इसका नाम आपको जरूर मालूम होना चाहिए। इसे कहते हैं ऑपरेशन सफेद सागर। ये कारगिल की लड़ाई के दौरान भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का आधिकारिक नाम था। इतनी बात तो बहुत जल्द समझ में आ गई थी इस लड़ाई में हमें कि पाकिस्तानी फौज पहाड़ों में बहुत अच्छी पोजीशंस लेकर बैठी है। उन्होंने पत्थरों के बंकर बना लिए थे जो संगर कहलाते थे। इन पर पैदल चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था, खड़ी चढ़ाई थी। लड़ाकू विमानों के सामने ये समस्या थी कि वो बहुत तेज़ रफ्तार पर उड़ते हैं, ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी होता है और इस रफ्तार पर चलते हुए ढलान पर बने संगरों को निशाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए ये तय हुआ कि हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हेलीकॉप्टर को आप हवा में चलने वाली ऑल टेरेन गाड़ी समझ सकते हैं। 4x4 गाड़ी की तरह होता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी उतर सकता है। ये कम रफ्तार पर चलते हुए संगरों को निशाना बना सकते थे, लेकिन एक समस्या थी। पाकिस्तानी फौज के पास थी स्टिंगर मिसाइल्स। कंधे पर रखकर दागे जाने वाली इन मिसाइल्स, जिन्हें हम मैनपैड्स भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को आसानी से गिरा सकती थी। ये मिसाइल गर्मी के स्रोत का पीछे करती हैं, हीट सीकिंग होती हैं। एयरक्राफ्ट के इंजन बहुत गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए इस मिसाइल से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल था। एक उपाय था लेकिन कि इस मिसाइल को कंफ्यूज करने के लिए फ्लेयर्स चलाए जाएं। सेना की भाषा में इन्हें कहा जाता है काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम, CMDS। लेकिन तब ये बहुत सीमित संख्या में भारत के पास में थे। एयर मार्शल मनमोहन बहादुर रिटायर्ड, उन्होंने प्रिंट में लिखे, अपने एक लेख में लिखा है कि हमारे पास सिर्फ 4 या 5 CMDS किट्स होती थी। तब इन्हें हम Mi-17 हेलीकॉप्टर्स पर लगाकर इस्तेमाल करने वाले थे। Mi-17 एक बढ़िया हेलीकॉप्टर था। इसका एक उन्नत वर्जन V5 भारतीय वायुसेना में आज भी इस्तेमाल होता है, वर्कहॉर्स माना जाता है। इस पर रॉकेट पॉड्स लगाकर दुश्मन पर वार किया जा सकता है।
इस हेलीकॉप्टर की ये एक खूबी है, एडिशनल फीचर है, लेकिन स्वभाव से ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। माने इसका डिजाइन सैनिकों को या हथियारों को ढोने को ध्यान में रखकर बनाया गया था, न कि एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तरह। खैर, भारतीय वायुसेना के वीर पायलट्स और ग्राउंड क्रू ने Mi-17 पर ही रॉकेट पॉड्स लगाए, CMDS किट्स लगाई और उनका इस्तेमाल संगरों पर हमला करने के लिए किया। लेकिन 28 मई को स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंडीर का Mi-17 एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल का शिकार बन ही गया। कारण, इसमें CMDS किट नहीं लगी थी। यह हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, इसमें 4 योद्धा सवार थे। इस हादसे के बाद Mi-17 को अटैक ड्यूटीज से वापस लिया गया और फिर एक आध अफवाह छोड़कर कारगिल युद्ध में इनका इस्तेमाल हमलों के लिए नहीं हुआ। इस वाकये से भारत को एक महत्वपूर्ण सबक मिला कि हमारे पास उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि भारत के पास तो पहले से ही Mi-24 जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे, लेकिन ये हेलीकॉप्टर काफ़ी बड़े थे और इनका वजन भी बहुत है, और कारगिल की ऊंची पहाड़ियों या लद्दाख के ऊंचे पठारों पर हवा का घनत्व बहुत कम होता है, तो भारी हेलीकॉप्टर्स यहाँ सीमित इस्तेमाल ही कर पाते हैं हम इनका। यही प्रॉब्लम अब अपैचीज के साथ आ रही है। आपको किसी न किसी चीज़ में समझौता करना पड़ता है, या तो फ्यूल कम लेके जाइए, या तो हथियार कम लेके जाइए, या फिर अपने मिशन को चेंज कीजिए। इसलिए भारत को एक ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर चाहिए था जो खास उसकी ज़रूरत के लिए बना हो, जो राजस्थान से लेकर लद्दाख तक और कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक के इलाकों में तैनात किया जा सके, और इसी का जवाब था लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोग्राम यानी कि LCH। LCH को भारत में ही HAL ने बनाया है। 2010 में इसके पहले प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी थी और इसके बाद इसमें वायुसेना और थल सेना की ज़रूरतों के मुताबिक क्रमशः सुधार होते गए, जैसे इसका वजन कम किया गया ताकि ये ज़्यादा ईंधन और हथियार लेके जा सके। प्रचंड पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन इलाके में 4700 मीटर की ऊंचाई पर 500 किलो का पेलोड लेकर उतरा है। वायुसेना में आज शामिल हुआ, लेकिन लद्दाख में तैनात रह चुका है। ये सर्विस में आने से पहले ही सेना का काम कर रहा है, पिछले 2 साल से वहां तैनात था। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने सिंबॉलिक तरीके से इसे वायुसेना के हवाले कर दिया था। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने 3887 करोड़ में 15 LCH का ऑर्डर दिया। ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है, जल्द ही इसके और ऑर्डर दिए जाएंगे। चलते आपसे एक और दिलचस्प ट्रिविया बांट लेते हैं। प्रचंड ने आज आसमान में हमारे हाथ मजबूत करने शुरू किए हैं, लेकिन एक प्रचंड और था, या कहना चाहिए कि थी, जो समंदर पर पहरा देती थी। हम बात कर रहे हैं INS प्रचंड की। ये एक चमक क्लास की मिसाइल बोट थी जो फरवरी 1976 से दिसंबर 1999 यानी कारगिल लड़ाई के खत्म होने के ऐन बाद तक के भारतीय वायुसेना में, नौसेना में माफ कीजिए, थी। मिसाइल बोट नाम से ही जाहिर है INS प्रचंड पर एंटी शिप और सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती थी। माने ये हवाई जहाज और समंदर वाले जहाज दोनों पर निशाना लगाने में सक्षम थी। मई 2005 में इस क्लास की सारी मिसाइल बोट्स रिटायर हो गई थी। आप कभी कर्नाटक के कारवार जाएं तो INS चप्पल को देख सकते हैं। इसे देखना वैसा ही है जैसा INS प्रचंड को देखना। वैसे अब हमारे पास नया प्रचंड भी है, उससे तो हम सब नज़र पर देख ही सकते हैं। प्रचंड के इंडक्शन पे भारतीय वायुसेना को और पूरे देश को बधाई। ये थी हमारी बड़ी खबर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी का संबंध देश के 6 राज्यों से है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कौन कौन सी सीटें हैं? बिहार की गोपालगंज और मोकामा, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मुनुगोडे, ओडिशा की धामनगर और यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट। इन पर उपचुनाव होने इन विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 7 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सीटों के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। 14 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। अब संक्षेप में समझ लेते हैं कि इन सीटों पर उपचुनाव कराए क्यों जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार की बात। मोकामा साल 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से अनंत सिंह विधायक बने थे, लेकिन AK-47 वाले प्रकरण में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है, विधायकी चली गई। दूसरी ओर बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद से गोपालगंज सीट खाली हुई है, सो बिहार की ये 2 सीटों पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट और यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट भी जीते हुए विधायकों के निधन के बाद से ही खाली हुई। हरियाणा की आदमपुर सीट की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। कुलदीप बिश्नोई यहां से विधायक बने थे, लेकिन बिश्नोई विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ठीक इसी तरह तेलंगाना की मुनुगोडे सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजगोपाल रेड्डी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सो इन 2 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव की तारीख के ऐलान के अलावा चुनाव आयोग की तरफ से आज एक और बड़ा अपडेट आया है। मिर्जापुर वेब सीरीज के कालीन भैया आपको याद होंगे, बिल्कुल पंकज त्रिपाठी, उनकी ही बात कर रहे हैं।
इन्हीं पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाने का फैसला लिया है, यानी फिल्मों के कालीन भैया अब वोट देने की अपील करते भी नजर आएंगे। फिलहाल अपनी जिम्मेदारी पर पंकज त्रिपाठी ने क्या कहा वो आपको हम सुनवा रहे हैं। कुछ नहीं, मैं जो दायित्व मिला है उसको निभाऊंगा पूरे ईमानदारी से, प्रयास होगा, बस यही है। आपने अभी तक एक भी वोट मिस नहीं किया है? नहीं। और आप ये चाहेंगे कि मतदाताओं को सम्मान भी मिले और अधिकार और कर्तव्य दोनों। अब बात कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव की। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों से कहा है कि अगर वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार का प्रचार करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा। चुनाव करा रहे प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि एक गाइडलाइन जारी की जाती है और इस गाइडलाइन के मुताबिक कांग्रेस पार्टी या फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशंस का कोई भी पदाधिकारी किसी प्रत्याशी के समर्थन या विरोध में प्रचार नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो पहले अपने पद से इस्तीफा दें और फिर उसके बाद ऐसा कर सकते हैं। दोनों उम्मीदवार अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चुनाव लड़ रहे हैं। डेलीगेट्स अपनी पसंद के उम्मीदवार को बैलेट पेपर के माध्यम से वोट दे सकते हैं। गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि जब उम्मीदवार डेलीगेट से मिलने या पब्लिक अनाउंसमेंट करने आए तो ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वो मीटिंग हॉल, कुर्सियों और अन्य जरूरी चीजों की व्यवस्था करवाएं। चुनाव के लिए ये गाइडलाइन पार्टी के 3 प्रवक्ताओं के इस्तीफे के बाद आई है। बीते दिन यानी 2 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, गौरव वल्लभ और सैयद नसीर हुसैन ने पार्टी प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वो तीनों मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए आधिकारिक प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे रहे हैं ताकि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब तिरुवनंतपुरम से सांसद डॉक्टर शशि थरूर और राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच ही सीधी लड़ाई है, क्योंकि तीसरा उम्मीदवार झारखंड से कांग्रेस नेता KN त्रिपाठी का नामांकन 1 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया था। नाम वापसी समय सीमा 8 अक्टूबर तक है। वोटिंग 17 अक्टूबर को होगी, जिसके लिए उम्मीदवारों ने प्रचार करना शुरू कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कहा कि थरूर और उनमें कोई मतभेद नहीं है। सुनिए। जब एक ही घर के लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ कौन लड़ने का सवाल नहीं है। हम दोनों मिलके उनके खिलाफ लड़े जो इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, भाषा के नाम से झगड़ा लगा रहे हैं। इनके खिलाफ हम दोनों को लड़ना है। कुछ इसी तरह का बयान हैदराबाद पहुंचे शशि थरूर की ओर से भी आया। उनकी बात भी हम आपको सुनवा रहे हैं। I want to stress there is absolutely no ideological battle going on in this party. We are all of one mind. We are all strong believers in the values and philosophies and principles of the Congress Party. We want the Congress Party to prevail once again in our country. And as far as I'm concerned, the only real difference in this election is about how we go about facing the challenges facing the Congress Party in overcoming the BJP and its formidable electoral machine. I believe we need a reinvented, reimagined Congress Party to take on the BJP, and that is why I have continued with my candidacy in this election. इससे पहले 2 अक्टूबर को नागपुर में शशि थरूर ने कहा था कि खड़गे कांग्रेस के शीर्ष 3 नेताओं में आते हैं। उनके जैसे नेता बदलाव नहीं ला सकते और वर्तमान व्यवस्था को ही जारी रखेंगे। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदों के मुताबिक बदलाव लाऊंगा, ये थरूर ने कहा था। कांग्रेस की बात चली है तो आपको भारत जोड़ो यात्रा का अपडेट भी दे देते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की ये यात्रा फिलवक्त कर्नाटक से गुजर रही है। इसका नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी ने आज मैसूर के एक मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाकर प्रार्थना की। कांग्रेस की इस यात्रा में करीब हर रोज नए रंग में दिखाई देते हैं राहुल गांधी। कभी बच्चों के साथ, कभी फुटबॉल खेलते हैं तो कभी भारी बारिश के बीच लोगों को संबोधित करते नजर आते हैं। अब इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ उनका परिवार भी शामिल होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज मैसूर पहुंच गई हैं और 6 अक्टूबर से राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगी। इसके एक दिन बाद यानी कि 7 अक्टूबर से प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा से जुड़ने वाली हैं। 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अगले साल जनवरी में पूरी होगी। फिलहाल यात्रा दक्षिण के राज्यों से गुजर रही है और अगले 21 दिन दक्षिण के राज्यों में ही जारी रहेगी, जहां कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, बनाए रखना चाहती है। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत पूरा गांधी परिवार एकजुट होकर इस यात्रा में शामिल हो रहा है। जैसे जैसे यात्रा चल रही है, विवाद भी चलते ही जा रहे हैं।
ताज़ा विवाद आया है कर्नाटक से, जहां के अनऑफिशियल झंडे को लेकर के एक बात चल पड़ी है। कल मैसूर में यात्रा के दौरान कर्नाटक के झंडे लहराए गए, जिनमें राहुल गांधी की तस्वीर भी छपी हुई थी। इसे लेकर कई कन्नड़ संगठनों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कांग्रेस से माफी मांगने को कहा है। इस मामले में बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कन्नड़ ध्वज के मुद्दे को सुलझने नहीं देना चाहती है। आखिरी सुर्खी समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से जुड़ी है। स्वास्थ्य कारणों से मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। 2 अक्टूबर के दिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था। आज मेदांता अस्पताल की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में ट्रांसफर किया गया है, जहां विशेषज्ञों की बड़ी टीम उनका इलाज कर रही है। फिलहाल मुलायम सिंह की हालत में कुछ सुधार बताया जा रहा है, उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया है, इस आशय की सूचना है। इन सब के बीच मुलायम सिंह यादव की सलामती के लिए उनके चाहने वाले मंदिर मस्जिदों में प्रार्थना कर रहे हैं। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फोन कर उनके पिता का कुशलक्षेम पूछा है, ऐसी जानकारी भी है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यह था आज का दी ललन टॉप शो। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।